बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान। वितान के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है आलो आंधारी, जो कि बांग्ला में लिखा गया है। हम इस पाठ का बहुत सारा हिस्सा पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत बेबी हालदार ने अपने जीवन के बारे में लिखा है कि वो किस तरह दूसरों के यहाँ काम करती थी और काम करते करते किस तरह तातुस से उसकी मुलाकात हुई और वो तातुस के घर में काम करने लगी और वहाँ पर तातुस के बेटे अर्जुन के साथ में उसके और जो बंधु यानी मित्र थे वो रहने लगे। तो बेबी और उनके बच्चे उनके साथ किस तरह घुल मिल कर रह रहे थे। एक दिन रमंडा ने मतलब उल्टी प्लेट के ऊपर खाना ले लिया, तो उसके ऊपर बेबी को बहुत हंसी आई। बाकी सब लोग भी घर में हंस रहे थे, लेकिन बेबी की हंसी नहीं रुकी। उस पर तातुस ने कहा कि तुम हंसती रहोगी या तुम्हारे पास इतनी चिट्ठियाँ आई हुई है जो कि मेरे यानी तातुस के मित्र रिश्तेदारों की है, उनका तुम्हें जवाब भी देना है या नहीं। यहाँ तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो और लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। यानी तातुस ने बेबी से कहा कि तुम्हारे पास जो चिट्ठियाँ आई हुई है तुम उन चिट्ठियों का जवाब दो। तो बेबी ने कहा मैं कैसे लिखूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तातुस बोले तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, जब लिखने लगोगी तो लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्टी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। यानी कि बेबी है जो सोच रही है कि मेरे पास तातुस के जो बंधु है, मित्र दोस्त है, उनकी चिट्ठियाँ आई हुई हैं, उनका मैं जवाब कैसे दूँ। मैंने तो कभी कोई चिट्ठी लिखी नहीं, और यदि कोई लिखी है तो जैसे तैसे मतलब उसकी जब अल्लड़पन था उसके अंतर्गत तब उसने कभी कोई प्रेम पत्र लिखे, उसको किसी की चिट्ठी का जवाब देना नहीं आता था। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना ही नहीं। यानी बेबी मनी मन में सोच रही है कि जेठू की और ये शर्मिला वगैरह की जो चिट्ठियाँ आई हुई है उनका मैं जवाब कैसे दूंगी, कितना लिखूंगी, लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी। बांग्ला में वो अलग लिखती थी, मात्राओं की गलती कितनी होगी। मैंने तातुस से पूछा मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले यह तुम ही सोच कर देखो। यानी जो तातुस के मित्र की यानी बंधु की जो चिट्ठी आई थी बेबी के पास में कि बेबी तुम बहुत अच्छा लिख रही हो, तो उसका जो उसको जवाब देना था, तो बेबी ने तातुस से पूछा मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूं। तो तातुस बोले यह तो तुम ही सोच कर देखो कि तुम उनको क्या लिखोगी। क्यों? क्योंकि बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। यानी कि जो तातुस के जो मित्र थे जिनकी चिट्ठी बेबी के नाम आई थी वो भी तातुस से भी 1 वर्ष बड़े थे और तातुस खुद बुजुर्ग थे। तो उन्होंने बेबी से कहा कि इतना ध्यान रखना कि वे मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। यानी कि तातुस के मित्र की जो चिट्ठी आई थी उसका जवाब बेबी ने दिया। तो बेबी ने पूछा तातुस से मैं उन्हें क्या लिखूँ। तो तातुस ने कहा वो मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, तो अब तुम खुद सोचो तुम उनको क्या लिखोगे। तो बेबी ने कहा मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तो तातुस बोले तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी लिखो। तो बेबी ने जेठू बोल करके चिट्ठी लिखी उनको, और चिट्ठी लिखने का बेबी कह रही है मैं सिर पैर नहीं जानती थी कहाँ से चिट्ठी शुरू होती है और कैसे समाप्त होती है, फिर भी जैसा बन पड़ा वैसा बेबी ने लिख दिया। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई, 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार में गया। अब बेबी की चिट्ठी जेठू के पास पहुँच गई, यानी तातुस के जो फ्रेंड थे, बंधु थे, उनके पास। उसके जवाब में जेठू ने बेबी को लिखा प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी आए कई दिन हो गए, लेकिन मेरे से जवाब देते नहीं बन पड़ रहा था। सोचते सोचते इतने दिन हो गए, इसमें से 4-5 दिन मतलब सोचते सोचते इतनी देर हो गई, तुम्हें क्या लिखूँ। अब आगे जेठू लिख रहे हैं कि 4-5 दिन पहले मैं यहाँ के किताबों के बाजार में गया, कोई पुस्तकों का जो मेला लगता है, पुस्तकों का कोई मार्केट है, उसमें मैं गया। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। यानी ये जो लिखने वाले हैं ये तातुस के बंधु हैं जो तातुस से बड़े हैं, और इन्होंने लिखा बेबी को कि मैं किताबों के बाजार में गया, वहाँ बहुत सारी बांग्ला किताबें थी, मन हुआ सारी किताबें खरीद लूँ और ख़रीद करके तुम्हें भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे, मछली की तरह। लोग वहाँ किलो के भाव से जैसे मछली खरीदते हैं ना, बंगाल में माछ भात खाते हैं, तो मछली का बहुत ज़्यादा प्रचलन है खाने का। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं जेठू हैं जो तातुस के मित्र हैं वो बेबी को कि लोग वो मछलियों को जैसे खरीदते हैं वैसे किताबें खरीद रहे थे, और मैं अवाक ही देख रहा था। यानी मैं ऐसे हैरान सा खड़ा, अवाक मतलब हैरान खड़ा देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। यानी बेबी कोई रचना लिख रही थी जो कि जिसके बारे में उसने जेठू को लिखकर भेजा। तो जेठू ने कहा कि तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, सुनकर के बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताबें कैसे छपे। बेबी ने जेठू को लिखा था कि जो मैं रचना लिख रही हूँ उसको लेकर के तातुस बहुत चिंतित है। तो जवाब में जेठू ने लिखा हाँ तुम्हारी रचना को लेकर मैं और तुम्हारे तातुस दोनों ही बहुत चिंतित है कि तुम्हारी अब ये रचना छपे कैसे।
आशापूर्णा देवी का पाखिर खांचा खाचिर फांकी कैसा लग रहा है। बच्चों, ये आशापूर्णा देवी के बारे में पढ़ेंगे कि आशापूर्णा देवी भी बेबी की तरह ही एक महिला थी जो कि रात में छुप छुप करके पुस्तकें लिखती थी। उसके बारे में बंगाली में जेठू ने लिखा है, आशापूर्णा देवी का पाखिर खांचा खाचिर फांकी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाया करते थे। यानी कि अब जेठू बेबी को लिख के बता रहे हैं कि जैसे तुम सारे घर का काम करके लिखती हो, उसी प्रकार आशापूर्णा देवी भी घर के सारे काम काज निपटा लेती थी और फिर उसके बाद में क्या करती थी, चोरी चोरी लिखती थी जब घर के सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जैसे तुमने केवल बांग्ला पढ़ी है, उसी प्रकार आशापूर्णा ने भी केवल बांग्ला पढ़ी थी और घर से बाहर वह भी बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्णा देवी के लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं। मतलब जेठू यहाँ बताना चाह रहा है जिस प्रकार तातुश तुमको लिखा पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार आशापूर्णा देवी थी, उसको भी हमने इसी तरह बढ़ावा दिया और वो अपनी रचनाएं लिखने लगी। जबकि हम में उनकी कानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। यानी तातुश के जो मित्र हैं जेठू, वो बेबी को लिख करके बता रहे हैं कि आशापूर्णा देवी एक घरेलू महिला थी, घर का सारा कामकाज करके वो लिखती थी। मैं और तातुश दोनों मिलकर उसकी पुस्तकें छपवाते थे और वो इतना अच्छा लिखती थी, यानी थी घरेलू महिला, कि हम उनकी कानी उंगली के बराबर, कानी उंगली का मतलब होता है ये जो लिटिल फिंगर, छोटी उंगली, यानी हम तो उसकी छोटी उंगली के बराबर भी क्या नहीं कर सकते। हमारे अंदर तो उतनी क्षमता भी नहीं है कि हम आशापूर्णा देवी की छोटी उंगली के बराबर भी लिख सके। यानी कि वो घरेलू महिला बहुत अच्छी रचनाएं लिखा करती थी। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। अब मतलब जेठू उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं बेबी को और कह रहे हैं कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, उतना ही अच्छा लिख सकती हो। ये बात मेरे मन में बार बार आती है कि तुम भी आशापूर्णा देवी की तरह ही लिखोगी। तीसरा खंड तुम्हारा कितना आगे बढ़ा, 2 खंड तुम्हारे हो चुके हैं। मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। पत्र के अंत में लिखते हैं ना बड़े कि मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। जेठू इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती थी वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते थे। मतलब ये जो रमेश थे, जेठू थे, ये सब तातुश के बंधु यानी मित्र थे। तो तातुश क्या एक इस तरीके के व्यक्ति थे जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना चाहते थे, यानी महिलाओं को ऊंचा उठाना चाहते थे। ऐसा ही उन्होंने आशापूर्णा देवी के साथ किया, ऐसा ही वो बेबी के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने अपने सारे मित्र रिश्तेदारों को बताया कि मेरे घर में जो लड़की रहती है बहुत अच्छा लिखती है। तो दिल्ली में जेठू और तातुश के अलावा एक बंधु रमेश बाबू भी थे। उन सबको भी तातुश ने फ़ोन करके बताया कि मेरे घर में जो बेबी नाम की लड़की रहती है वो बहुत अच्छा लिखती है। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वे मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लिखा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है। अब देखो, एक दिन फ़ोन पर क्या बात करने के बाद रमेश बंधु से बात कर रहे थे दिल्ली में तातुश। उसके बाद उन्होंने बेबी से कहा, देखो तुमने जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा, यानी मेरे मित्र को बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। तो बेबी ने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है। तो तातुश ने मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल कर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़ करके सुनाए। यानी एनी फ्रैंक जो लेखिका थी उसकी डायरी के कुछ अंश एक पत्रिका में छपे हुए थे, वो पढ़ करके उन्होंने बेबी को सुनाया। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, यानी अपनत हुआ, यानी अपनापन सा लगा। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी। वयस का मतलब होता है उम्र की, यानी जो शर्मिला दी थी वो किसकी उम्र की थी, बेबी की उम्र की थी। और जेठी की बंधु थी, यानी जो तातुश के जो मित्र जेठी थे उनकी वो मित्र थी। और किसकी उम्र की थी, बेबी की उम्र की थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती है। यानी शर्मिला को भी तातुश ने बता दिया, वो जेठू की बंधु थी, यानी जेठू की मित्र थी। तो उसको भी तातुश ने बताया कि मेरे घर में जो बेबी है वो मतलब बहुत अच्छा लिखती है। तो शर्मिला भी अब बेबी का उत्साह बढ़ाने लगी। वह जेठी की बंधु थी और वह कोलकाता में कहीं पढ़ाती थी। उसकी चिट्ठियां जब बेबी के पास आती थी तो बेबी कहती है उससे मुझे मालूम पड़ता था कि वो मुझसे कितना स्नेह करती है, यानी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। वैसा स्नेह मुझे किसी और से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मतलब शर्मिला की चिट्ठियों में इतना स्नेह, इतना प्रेम होता था कि बेबी को बहुत अच्छा लगता था। और बेबी सोचती थी कि सचमुच मुझे इतने दिनों बाद एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक नहीं देखा था, यानी बेबी ने शर्मिला को, जेठू को, रमेश को, इनको किसी को नहीं देखा था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। यानी वो केवल उनकी चिट्ठियां ही पढ़ती थी या फ़ोन पर ही बेबी की उनसे बात होती थी। तो बेबी का मन करता था मैं भी उनसे बातें करूं, उनके साथ हंसूं, खेलूं। और शर्मिला जो कि उसकी उम्र की थी उसके साथ वो बातें करना चाहती थी।
उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। मतलब वो उनसे पूछना चाहती थी कि शर्मिला से कि हम कब मिलेंगे और कभी मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, और मिलने पर मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूंगी कि तुम सबने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया है। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुँचते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक दिन वो एक अलमारी साफ़ कर रही थी बेबी घर में, तो उसे एक फ़ोटो एल्बम मिला। फ़ोटो एल्बम जानते हैं, इसमें बहुत सारी फ़ोटो होती है, फ़ोटोओं का स्टोर किया होता है, उसे एल्बम कहते हैं। मैं जब बेबी उस खोलकर तस्वीरें देखने लगी तो उसमें अर्जुन दास जो कि तातुस के पुत्र थे, उनके बंधुओं की यानी दोस्तों की तस्वीर थी। एक तस्वीर में जेठू थी। जेठू किसके मित्र थे? तातुस के। उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा थे। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उनकी तस्वीरों में देखा था, यानी वो एल्बम उसको मिल गया। उस एल्बम से उसने शर्मिला को, जेठू को, इन सबको देखा। मिली कभी नहीं थी, यानी उसको केवल शर्मिला को और जेठू को उसने तस्वीरों में ही देखा, उस फोटो एल्बम में ही। बाकी बेबी उनसे कभी मिली नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज़ काट कर भी रख देती। भाई जब शर्मिला चिट्ठी लिखती थी तो साथ ही उस लिफाफे के अंदर और सुंदर आकृतियों के कागज़ काट कर रख देती थी, ताकि उनके ऊपर बेबी लिख करके भेज सके। शर्मिला जी लेखिका थी, उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। यानी शर्मिला कौन थी? कोलकाता में रहती थी, कहीं पढ़ाती थी, उसके साथ साथ वो एक लेखिका भी थी और पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती थी। साथ ही उनकी एक पुस्तक भी छप चुकी थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। यानी बेबी मन में सोचती थी। शर्मिला उसको चिट्ठियाँ लिखती थी, सुंदर सुंदर आकृतियों के कागज़ भेजती थी, उसके बच्चों के बारे में जानती थी, बच्चों के बारे में पूछती रहती थी। तो कभी कभी बेबी कहती मैं सोचती रहती थी कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता। चिट्ठियों में हम जो बातें करते वह शायद मिलने पर न हो, फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों की और भी अधिक बातें हो। यानी बेबी मन में सोचती चिट्ठियों में जो हम बातें कर लेते हो सकता हो सामने से मैं शर्मिला दीदी आ जाए, सामने से मैं उससे बात नहीं कर पाऊँ, लेकिन फिर वो सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों क्या करें, और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। यानी रमेश, जेठू, शर्मिला, इन सब के अलावा बेबी का उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु यानी बंगाली दोस्त आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। यानी जेठू के घर पे गए वो आनंद बंधु थे और वहाँ उन्होंने क्या किया, बेबी की लिखी हुई रचना का पहला खंड पढ़ा और खंड पढ़ करके उन्होंने बेबी को चिट्ठी लिखी कि मुझे आपकी रचना बहुत अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। देखो बच्चों, हमारा जो अपना जीवन होता है उस जीवन को निकाल करके, उस जीवन की जो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे स्मरणीय घटनाएं होती हैं जिनको हम लिख करके हर प्रत्येक के सामने परोस नहीं सकते हैं, यानी हम लिख करके उसको मतलब बांट नहीं सकते। ये बहुत ही मतलब एक कठिन काम होता है, क्योंकि लेखन के माध्यम से यहाँ लेखिका कह रही है कि स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। यानी कि जो तातुस के जो एक बंधु थे जो कि कहाँ रहते थे, एक बंगाली बंधु थे आनंद, उन्होंने क्या हुआ, एक बार बेबी की पहली रचना का पहला खंड पढ़ा और उन्होंने बेबी को लिखा कि स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को, यानी खुद के जीवन की, निजी जीवन की स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव के लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। और आगे उन्होंने लिखा अपनी सुंदर कोशिश को, यानी आनंद ने बेबी को चिट्ठी में लिखा अपनी सुंदर कोशिश को कभी बंद नहीं करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कुछ असाधारण दे सकती है। यानी वो भी बेबी को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप लिखती रहें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यानी आनंद बंधु ने लिखा कि आप नारी अत्याचार के ऊपर, क्योंकि बेबी के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, उसे बहुत असुविधाएं हुई, उसकी बहुत दुर्दशा हुई, तो यहाँ पर आनंद बंधु बेबी को कह रहे हैं कि आप नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें, यानी प्रयास करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है।
इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था, वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। यानी आनंद बाबू ने बेबी की जब रचना पढ़ी, उसको एक चिट्ठी लगी, उसके साथ अपना एक लेख भी भेजा, तो बेबी ने उस लेख को पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि बेबी को पूरा का पूरा लेख समझ में आ गया। तो मेरे कहने पर तातुस ने मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। यानी उसने तातुस से कहा कि मुझे आनंद बाबू का लेख ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो तातुस ने उसको उस लेख को समझाया। तो बेबी कह रही है कुछ तो मेरे दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद में भी मैं सोचती रहती थी कि कभी कुछ ठीक से लिख पाऊंगी या नहीं। मतलब इतने लोग उसको प्रोत्साहित करते थे, तो तातुस के बंधु थे, वो सब उसको चिट्ठियाँ लिखते थे, उसे प्रोत्साहित करते थे, फिर भी वो मन में सोचती थी क्या पता मैं कुछ अच्छा लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। वह उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति के साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली तो मुझे देखकर बाबा ने पूछा कैसी है बेटा। अब देखो बच्चों, अभी तक तो वो बेबी ये बता रही थी किस तरह मुझे तातुस के बंधु प्रोत्साहित कर रहे थे पुस्तक लिखने के लिए। इस बीच में एक दिन क्या हुआ, मेरे बाबा यानी बेबी के पिताजी सवेरे सवेरे आ पहुँचे। उस समय मैं रसोई में थी, किचन में थी। खिड़की से मैंने उस व्यक्ति को यानी बेबी ने साइकिल से उतरते अपने बाबा को देखा, तो वो ठीक से पहचान नहीं पाई। जब उन्होंने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद जब बेबी बाहर निकली तो उसने मुझे देखकर बाबा ने पूछा, यानी घंटी बजाई, फिर काफ़ी देर बाद बेबी ने गेट खोला, जा करके देखा तो बाबा ने पूछा कैसी हो बेटा। मैं बोली बाबू आपके शरीर का ये हाल कैसे हो गया। यानी अपने पिताजी को देख करके वो थोड़ी सी मतलब संवेदनशील हो गई, इमोशनल हो गई। बाबा बोले कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। यानी वो अपने बाबा को देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई। उसने कहा बाबा आपका ये क्या हाल हो गया। बाबा ने कहा ठीक है, मुझे क्या हुआ है और बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कैसे हैं। तो बेबी ने कहा बच्चे सब ठीक है और बच्चे स्कूल गए हैं। मैं तातुस के बाद दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले उन्हें घर में बैठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। और वो दौड़ करके तातुस को बताने गई, कोई आदमी घर में आएगा जिसके घर में रह रही तो बताना सामान्य सी बात है। तो तातुस ने कहा मेरे पिताजी आए हैं। तो तातुस ने कहा उन्हें घर में बैठाओ और अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा चाय बनाऊँ। वह बोले नहीं रहने दो, इतनी गर्मी में चाय, यानी गर्मी तेज़ हो रही होगी। तो उसने अपने बाबा से पूछा कि आपके लिए चाय बनाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी गर्मी में चाय नहीं पीऊँगा। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। ग्लास हाथ में लिए वो बोले तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी। यानी उसने अपने पिताजी को शरबत बना के दिया। तो पिताजी ने कहा थोड़ा तुम भी लो। तो उसने कहा नहीं। बेबी ने कहा नहीं मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है। वह बोले ठीक है। बेबी ने पूछा। जैसे ही बाबा आए, बाबा को आते ही अंदर बैठाने के बाद में बेबी ने सबसे पहले माँ के बारे में पूछा, माँ कैसी है। वो बोले ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। यानी कि बाबा ने बताया कि माँ बेबी को बहुत याद करती है। मैंने सोचा करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष हुए जो जा रहे हैं और अभी तक की दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। तो बेबी मन में सोचने लगी कि माँ मुझे याद क्यों नहीं करेगी। 2 साल हो गए माँ से मिले हुए। माँ कोलकाता में रहती है और मैं यहाँ रहती हूँ, तो 2 वर्ष की दूरी हो गई, मतलब दूरी भी बहुत ज़्यादा हो गई और 2 वर्ष हो गए, तो माँ तो याद करेगी ना। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ। यानी कि बेबी ये कहना चाहती है कि मैं माँ के पास मिलना जाना चाहती हूँ। हो सकता हो बेबी का ससुराल वहीं हो, बेबी के हस्बैंड यानी जो पति थे वो वहीं रहते थे। तो बेबी कह रही है यदि मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर से वही झगड़े शुरू हो जाएंगे और अब मैं वो सब जो पुराने वाला कष्ट है वो भोगने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई कि आदमी हो या औरत सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं। यानी कि बेबी को अब ये बात समझ में आ गई कि आदमी हो या औरत हो, अपना पेट पालने के लिए अपनी चिंता स्वयं को करनी पड़ती है और स्वयं को ही कमाना पड़ता है और एक ही जैसे खटते कमाते हैं। आदमी हो या औरत हो, जो भी कमाएगा वो खटेगा तो सही। औरतें कुछ ज़्यादा खटती है, घर में भी काम करती है और बाहर भी काम करती है। तो बेबी ये कहना चाह रही है कि मैं वहाँ जाना तो चाहती हूँ अपनी माँ के पास में, लेकिन क्या करूं, वहाँ जाने के बाद में वही पुराने वाले कष्ट मुझे भोगने पड़ेंगे जो मैं अब नहीं भोग सकती। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया आदमी हो या औरत हो, सबको अपने पेट की चिंता, अपने खाने कमाने की चिंता स्वयं को करनी पड़ती है। चाहे कोई भी हो, कमाने के लिए खटना तो पड़ता ही है। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। यानी बेबी अभी अपने उसके बाबा बैठे हुए मन ही मन में सोच रही कि मेरे अंदर पहले ही समझ आ जाती। पहले मैं अपने आदमी के हस्बैंड के भरोसे थी, अपने पति के भरोसे थी। अगर यही समझ उसे पहले आ गई होती कि खटना कमाना तो मुझे ही है, मेरे पेट की चिंता, मेरे बच्चों की चिंता मुझे ही करनी है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी पहले ही व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे इतनी तकलीफ़ें नहीं भोगनी पड़ती।
बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है। कोलकाता की क्या खबर है मतलब माँ कोलकाता रहती होगी, तो वो अपने बाबा से पूछ रही है कि कोलकाता की क्या खबर है, माँ कैसी है, वहाँ कोई भाई रहता होगा वो कैसा है। बाबा बोले, माँ तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे, वे शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं रोने धोने ना लग पड़े। फिर बाबा से आखिर रहा ही नहीं गया। बाबा ने कहा, वो फिर उसने दोबारा पूछा ना माँ कैसी है, तो बाबा बोले, माँ तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है। मतलब बाबा बोले, तुझे पता नहीं है क्या। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे और फिर मन में सोचने लगे, यदि मैं इसको बता दूंगा तो शायद ये कहीं रोने नहीं लग जाए, इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए। बाबा अभी भी सोच रहे हैं कि इसे सच बताना चाहिए बेबी को या नहीं बताना चाहिए, वो सोच ही रहे थे, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है, यानी बेबी तो अभी भी यही सोच रही थी कि माँ मेरी जीवित है। लेकिन बाबा ने बताया, ऐसे में न बताना तो भूल होगी, लेकिन बाबा मन ही मन सोच रहे हैं यदि मैं इसे नहीं बताऊँगा तो यह और भी बड़ी भूल होगी, मुझे इसको बताना चाहिए। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देखकर मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मतलब वो चुपचाप बैठे थे, पहले तो बाबा बाबा कह रही थी, फिर प्यार से उसने बाबू कहकर बुलाया तो वो एकदम चौंक गए और मैंने देखा उनकी आंखें भर आई। बेबी बोली कि बाबा, मेरे बाबा की आंखें भर आई। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही, यानी कि उसको तब लगा कि बाबा रोने लगे, तब उसको पता चला बेबी को अब शायद मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे मुँह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है। मतलब उसने अपने बाबा से पूछा, बाबू क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे, माँ की तबीयत तो ठीक है ना। बाबा रुद्ध गले से बोले, रुद्ध गले से मतलब जो गला रुंध गया हो, एकदम भर गया हो उस गला, बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। अब बाबा ने उसको बताया कि तेरी माँ तो 6-7 मास का मतलब महीने हो गए और दुनिया को छोड़कर चली गई, तेरी माँ नहीं है। क्यों, तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया। दादा मतलब बड़ा भाई, यानी जो बड़े भाई बेबी के वहीं रहते थे। तो बाबा ने कहा, क्यों, तेरा बड़ा भाई तो वहाँ गया था, दादा उसने तुझे नहीं बताया कि माँ नहीं रही। मैं बोली, नहीं तो, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही और मैं भी कर भी क्या सकती थी। अब वो बेचारी बेबी अपनी माँ की मृत्यु की खबर सुन के, किसको अपनी माँ की मृत्यु की खबर सुन के रोना नहीं आएगा। वो सिसक सिसक कर अपने बाबा के सामने रोती रही, फिर कर भी क्या सकती थी। अब बेबी आगे कह रही है, एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, एक बार बेबी ने सुना था कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है। तब बेबी कह रही है, मुझे लगता था तभी उसकी मृत्यु हो गई होगी, यानी तब वो अस्पताल में भर्ती थी 2 साल पहले, 6-7 महीने पहले हो सकता हो, तभी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली, उसके बाद उसको अपनी माँ की कोई खोज खबर मिली नहीं थी। सभी को सारी जानकारियां रहती है लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। यानी बेबी कह रही है, मेरे दोनों बड़े भाई यहीं रहते हैं, लेकिन मुझे उनको सारी जानकारी थी, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो नहीं रहते। दादा का मतलब बड़ा भाई, बऊदी का मतलब होता है भाभी, भाई मतलब जो छोटा भाई होता है उसे भाई कहते हैं। कोई बहुत दूर तो नहीं थे, मतलब सब पास पास में रहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। मतलब 10 रुपये ही तो किराया लग रहा था, भाड़ा का मतलब किराया, कोई मुझे बताने नहीं आ जाता। बीच में मैं कई बार वहाँ गई थी, यानी अपनी दादाओं के पास, अपने बड़े भाइयों के पास भी गई, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। मतलब कि वो अपने बड़े भाइयों के यहाँ कई बार भी गई थी, बड़े भाइयों ने ना तो आके बताया, ना ही वो वहाँ गई तो उसकी बऊदी यानी भाभी ने बताया, ना भाई ने बताया। वो हमेशा ये सोचती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ से ज़रूर मिल करके आऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। इतने दिन तक तो वो यही सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि मैं मेरी माँ से मिल करके आऊँगी, लेकिन अब मुझे ये सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़ करके चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। मतलब उसको ये पता था, मतलब मेरी माँ बीमार है, बेबी को पता था ना। उसे जब पता चला कि उसकी माँ जब अस्पताल में भर्ती है, तब उसके छोटे भाई ने उसके बाबा से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो और माँ से मिलने के लिए। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते, उन्हें जाने की दरकार ही क्यों थी। दरकार मतलब ज़रूरत। यानी माँ कोलकाता में बीमार थी, बाबा यहाँ थे। छोटा भाई जब माँ के पास जा रहा था तो उसने बाबा से कहा, बाबा माँ बहुत बीमार है, आप मिलने के लिए चलो। लेकिन बाबा ने इसे जाना ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें किस चीज़ का अभाव था, बाबा का जाना उचित होता। यानी बाबा को यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए बाबा ने माँ के पास जाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाबा अगर जाते तो बहुत उचित होता, यानी सही होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी वो नहीं गए। यानी बेबी कह रही है, मुझे अच्छे से पता था कि बाबा इस चीज़ को जानते थे कि माँ अब नहीं बचेगी, तो भी वो माँ से मिलने नहीं गए।
मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा, यानी कि उसका भाई गया बाबा को लेने के लिए, लेकिन बाबा उसके साथ उसकी माँ से मिलने नहीं गए और भाई को घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने बहुत भूल की, यानी कि बेबी बताना चाहती है बाबा माँ से मिलने नहीं गए, ये बाबा की सबसे बड़ी भूल थी। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा, यानी कि माँ से मिलने बाबा गए नहीं। माँ बहुत बीमार थी, बाबा ये जानते थे कि माँ अब नहीं बचेगी, लेकिन अंतिम भेंट करने भी नहीं गए। और माँ का क्रियाक्रम, जो मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार जो किया जाता है उसे क्रियाक्रम कहते हैं, मेरे भाई को वो अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला और मुझे तो अभी अभी, यानी दादा लोगों को भी बहुत बाद में पता चला कि माँ की मृत्यु हो गई और मुझे तो अभी अभी पता चला है। बाबा ने पूछा तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में ही तो है। वह बोले चलो थोड़ा देख आऊँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई, यानी कि बाबा ने अब बेबी के बड़े लड़के के बारे में पूछा कि तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तो बेबी ये बोली यहाँ पास में ही रहता है। तो बाबा बोले चलो मुझे दिखा लाओ, तो बाबा को लेकर के अपने बड़े लड़के के पास चली गई। बैल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला दादू मेरा बाबू कैसा है? बैल बजाते ही, मतलब उसने जैसे ही घंटी बजाई लड़का बाहर आया और दादू कह करके उसने उसको, मतलब उसके नाना थे, उनको प्रणाम किया और बोला मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुश हुई। यानी अपने नाना है, अपने नवासे से मिलने गए, यानी बेबी के बड़े लड़के से मिलने गए, तो उस लड़के ने किसी के बारे में पूछा कि मेरा बाबू कैसा है, तो बाबा ने कहा तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने चलने को कहा लेकिन वो नहीं आया। तो आगे जो मतलब उसके बाबा हैं बेबी के, उस बच्चे से कह रहे हैं कि भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंख भर आई और वह उससे बोले भाई तुम लोग और भी बड़े हो, यानी आशीर्वाद स्वरूप कि तुम लोग और बड़े हो जाओ। पहले कैसे परिवेश में थे, यानी पहले कैसी तुम जिंदगी जी रहे थे, कितने दुखी थे तुम लोग, और अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी होती है कि तुम सब अपना अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हो। मुझसे बाबा ने कहा तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। अब बाबा ने बेबी से क्या कहा कि देख बेटा, पहले तूने बहुत कष्ट पाए, अब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तेरा बच्चा है, बेटा है, बड़ा हो रहा है और ये तुझे बहुत सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, अभी मतलब थोड़े दिन काम करके थोड़ा कष्ट उठा ले, फिर ये बड़ा हो जाएगा तो तुझे बहुत सुख देगा, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। किसके साथ? बड़े लड़के के साथ। मेरे लड़के से बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। यानी बाबा थे उस बच्चे से बोले कि दादू भाई तुम ठीक से रहना, और इतना कह करके बेबी के साथ वापस आ गए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। जब बाबा बच्चे से मिलके आ गए बेबी के बड़े लड़के से, और घर आने के बाद में जब वापस जाने लगे तो तातुस ने उनसे कहा कि आप बेबी की चिंता मत कीजिए। तो बाबा बोले जब बेबी आप जैसे लोगों के पास है तो मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देख लिया मेरी लड़कियाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। यानी बाबा ने यह भी कहा कि मैं तो चिंता करता है इसकी, लेकिन अब चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, मैंने देख लिया है कि मेरी बेटी जो बेबी है यह बहुत अच्छी तरह रह रही है, और इतना कह करके बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख फिक रही हूँ, यानी बाबा को, बेबी के पिताजी को पता चल गया कि बेबी कुछ लिख फिक रही है। सुनकर वह बहुत खुश हुए, और जहाँ पहले वे मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे वहाँ अब जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। यानी बाबा भी अब क्या करने लगे, उनको पता चला उनकी बेटी अब कुछ लिख रही है, कोई रचनाएँ लिख रही है, तो वो जब तक फ़ोन कर करके बेबी का हाल चाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा और ख़त्म हुआ कि नहीं, यानी बार बार वो ये चीज़ जानना चाहते थे कि मेरा लिखना जो मैं लिख रही हूँ वो कहाँ तक आगे बढ़ा और वह ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी कहते कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ, मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। और साथ ही वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते, यानी बाबा जो बेबी के पिताजी थे बेबी से कहते यहाँ आ जा, और साथ में कहती थी यदि मैं रुकना न चाहूँ, मतलब रात में अगर तुम रात्रि में अपने बाबा के घर नहीं रुकना चाहो तो वह लौट करके वापस भी जा सकती थी, लेकिन बेबी की वहाँ जाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत ख़राब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। यानी बाबा जब से उसको बता के गए बेबी को कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, तब से बेबी का मन बहुत ख़राब हो गया और वह पछताती रही कि मेरी माँ मर गई और मैंने उसे आंखों से मैं उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा की गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग लगी रहती थी। यानी अब बेबी का मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा हो गया क्योंकि उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई, बाबा के स्वास्थ्य की भी उसको चिंता लगी रहती थी। इसी बीच में जेठू और शर्मिला की बहुत सारी चिट्ठियाँ आई और उनका जवाब देना, उनकी भी चिंता बेबी को लगी रहती थी।
चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। मन बहल जाना यानी मन खुश हो जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई और जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। यानी किसी जेठू की बहुत सारी चिट्ठियां आई हुई थी, शर्मिला की भी आई हुई थी। यानी हर चिट्ठी को पढ़ करके उसका जवाब देने के लिए बेबी ने क्या किया, चिट्ठियों को लेकर बैठ गई। पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और जवाब देने से पहले उसने उन चिट्ठियों को पढ़ा और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। तो उनको पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की, यानी किसने, जेठू ने लिख रखा था कि तातुश ने तुमको शब्दकोश की मदद लेने के लिए ठीक ही कहा है और मेरी भी यही राय है। क्योंकि जब तुम्हें कुछ शब्द नहीं समझ में आते हैं तो तुम शब्दकोश की, यानी जिसको डिक्शनरी कहते हैं, उसकी मदद ले सकती हो। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है और जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुस की तरह जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। यानी जेठू ने लिख रखा था कि चिट्ठी लिखोगी तो भूलें तो होंगी, यानी तुम कुछ लिखना शुरू करोगी तो लिखने में गलतियां तो होगी, लेकिन इसी से तुम क्या चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? यानी तुम क्या पत्र लिखना हमें बंद ही कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना यानी बार बार किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना बुरी बात नहीं है। जानने की इच्छा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी हुई है? यानी जो कहानी तुम्हारी, जो तुम्हारा जीवन चल रहा है वो क्या सो गया है? जेठू ने लिखा तुम्हारे तातुस की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। यानी कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कि तुम तुम्हारे तातुस की तरह मजाक के रूप में कि तुम क्या तुम्हारी कहानी तुम्हारे तातुस की तरह सोई पड़ी है। 9 वर्ष में, ये नए साल में तुम खूब लिखो और मल्लेश्वरी वो थी जो मलयुद्ध के लिए मतलब जो खेल होता है मलयुद्ध, उसको करती थी, उसकी तरह मोटी सोटी हो जाओ, मेरी यही कामना है। तुम्हारा लेखन यानी तुम्हारा लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। ये बात किसने लिखी? ये बात जेठू ने लिखी। किसको? बेबी को, कि मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका लेख तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस, तुम्हारे जेठू दोनों ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। यानी कि तुम्हारे लेखन को लेकर तुम जो लिख रही हो उसको लेकर के तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू यानी तातुस के जो मित्र हैं दोनों के सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। तुम्हारे लेखन के बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरह तुम्हारी किताबें छपें। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले ही मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। यानी जेठू ने क्या लिख रखा था चिट्ठी में कि सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह लिखने में अब तुम्हें कष्ट नहीं होता। पहले उसको शुरू में जब लिखती थी तो उसे परेशानी होती थी। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? यानी कि यहाँ तातुस के 2 जेठू है जो बेबी से चिट्ठी में लिखकर पूछ रहे हैं कि तुमने आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, यानी पहले बेबी बहुत गलतियाँ करती थी, लेकिन अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। यानी कि अब तो कष्ट बिल्कुल ही नहीं होता और तुम्हारी लिखावट भी इतनी अच्छी हो गई है कि उसको देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती। यानी जेठू है जो बेबी को लिख करके कह रहे हैं कि पढ़ते हुए तुम्हें डांटने की इच्छा अब नहीं होती, पहले होती थी क्योंकि तुम पहले बहुत गलतियां करती थी, और बार बार बल्कि बार बार शाबाश कहने की, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो यानी हमने जो भूलें कर दी उसके बारे में यदि हम सोचने लगे तो एक लाइन भी हमसे नहीं लिखी जा सकेगी, इसलिए उनकी चिंता किए बिना ही तुम्हें लिखना होगा। यानी वो बेबी से कह रहा है कि तुम भूल जो तुम कर रही हो, लिखने में जो गलतियां कर रही हो उनकी चिंता मत करो। अगर उसकी चिंता करने लग जाओगी तो तुमसे एक लाइन भी नहीं लिखी जाएगी, इसलिए तुम उनकी चिंता किए बिना ही लिखना शुरू करो। बाद में अपना लिखा स्वयं तुम खुद ही सुधार लेना होगा। यानी एक बार तुम लिख तो लो, फिर उसको पढ़ करके अपनी गलतियां सुधार लेना। इसके बाद जिन लोगों का काम है ही लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। मतलब तुमने कुछ लिख दिया, उसको तुम पढ़ करके एक बार सुधार लो, फिर जो लोग तुम्हारी किताब पढ़ेंगे यानी जो छापेंगे वो तुम्हारी क्या करेंगे, तुम्हारे उनसे सुधारवाने की जब बारी आएगी तो वो सुधार देंगे। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकेगा, यानी तुम लिखने बैठोगी तभी तुम कुछ लिख सकोगी। यानी जोगी तातुस के जितने भी बंधु थे सब बेबी को बहुत प्रोत्साहित करते थे। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है कि तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो फिर भी लिखो। अभिज्ञता मतलब न जानने का गुण, यानी कि यह अभिज्ञता यानी तुम्हें
ज़्यादा रचनाएं लिखने का गुण नहीं है, तुम्हें निश्चित हो गई है, मतलब तुम्हें यह हो गया है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा। यदि भूल होती है, यदि हम किसी चीज़ की भूल करेंगे तभी तो हम लिखेंगे, यानी गलतियों से ही तो हम सुधारना सीखते हैं। जेठू की जितनी भी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूँ और भी लिखूँ, यानी जेठू की जितनी भी चिट्ठियाँ आती सब प्रोत्साहित करने वाली चिट्ठियाँ होती थी। उन सब में वह बेबी को बहुत प्रोत्साहित करते थे। तो बेबी कहती है उनकी जितनी भी चिट्ठियाँ आती उनको मैं देख पढ़ती और पढ़ने के बाद मन में आता लिखूँ और ज़्यादा लिखूँ। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शर्मिला की चिट्ठियाँ वो पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि शर्मिला हिंदी में लिखती थी और बेबी को केवल बांग्ला आती थी, इसलिए तातुस शर्मिला की चिट्ठियाँ पढ़ करके बेबी को सुनाते थे। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरीके की होती थी, मतलब उनकी चिट्ठियों में कुछ और, मतलब जेठू की जो चिट्ठियाँ होती थी वो प्रोत्साहित करने वाली होती थी, लेकिन शर्मिला की चिट्ठियाँ कुछ और तरह की होती थी। मैं सोचती हूँ उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उसके साथ भी वे वैसा ही व्यवहार करती होगी? यानी बेबी मन में सोचती थी कि शर्मिला जो मुझे चिट्ठियाँ लिखती है, शर्मिला के घर में भी कोई काम करने वाली लड़की होगी, क्या शर्मिला उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होगी जैसा मेरे साथ रखती है, जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर के काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपने किसी बांधवी को। यानी बेबी कह रही है कि बेबी जो शर्मिला है वह मुझे किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, यानी मुझे तो मतलब शर्मिला अपनी एक सहेली की तरह देखती है, ये नहीं देखती कि मैं तातुस के घर में काम करती हूँ। और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती है जैसे अपनी किसी बांधवी को, यानी अपनी किसी सहेली को लिख रही हो। तातुस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख देती। तातुस बेबी की, मतलब जो शर्मिला की चिट्ठी पढ़ करके हिंदी में जो लिखी हुई होती थी बेबी को सुनाते थे, तो बेबी उसका जवाब था जो अपनी टूटी फूटी बांग्ला भाषा में शर्मिला को देती थी। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी ये चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती, आह्लादित मतलब खुश या प्रसन्न कर देती। बेबी कई बार दुखी होती थी तो शर्मिला की चिट्ठियों से वो बहुत प्रसन्न हो जाती थी। बेबी एक बार सोचकर देखो, अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है, इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम्हें माफ़ भले ही न कर सको बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। देखो बेबी एक बार सोच कर देखो अपने बाबा को, यानी वो अपने बाबा के बारे में जानती थी, क्योंकि बाबा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कम उम्र में उसकी शादी हो गई, इतने 3 बच्चे हो गए और फिर वो बहुत परेशान हुई। तो बेबी को वो लिख के कह रही है कि तुम अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो ऐसे वो क्यों है, इसका कारण क्या है, मतलब समझो उस व्यक्ति को कि ये ऐसे क्यों हो गए हैं। थोड़ा उनकी तरफ से सोचो जिन्हें तुम माफ़ भले ही न कर सको, यानी कई लोग होते हैं ऐसी गलतियां कर सकते हैं उनको हम माफ़ नहीं करते, जैसे बेबी अपने बाबा को माफ़ नहीं कर पा रही थी। बेबी जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, यानी शर्मिला बेबी से चिट्ठी में कहती थी बेबी जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी हम माफ़ कर सकते हैं और शायद वैसा करने में ही भला है, यानी वो करने में ही अच्छा ही है, यानी तुम्हें अपने बाबा को माफ़ कर देना चाहिए। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे। शर्मिला आगे लिखती थी कि तुम दोनों आओगी तो हम दोनों खूब तैयार होंगे, खूब नाचेंगे। और तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। यानी शर्मिला की चिट्ठी है जो कौन पढ़ के सुना रहे हैं? तातुस बेबी को पढ़ के सुना रहे हैं। एक तरफ शर्मिला कह रही है कि तुम्हें अपने बाबा को माफ़ कर देना चाहिए। कई बार ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनको माफ़ करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, लेकिन उनको माफ़ कर देने में ही अच्छाई होती है। आगे फिर लिखती है जब तुम कोलकाता आओगी तो हम दोनों खूब सजेंगे, यानी खूब अच्छे से तैयार होंगे, यानी एक सहेली की तरह, बांधवी की तरह उसको चिट्ठी लिखती थी और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। तो यानी बेबी से, मतलब शर्मिला चिट्ठी में कह रही है हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो बातें कर करके खूब हंसेंगे, और यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। यानी शर्मिला बेबी से कह रही है कि हंसने की यदि कोई बात ना हुई तब भी हम हंसेंगे। सहेलियाँ होती हैं आपस में, जो लड़कियाँ होती हैं खूब आपस में हंसती हैं, बोलती हैं। बेबी तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़ लिख कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है, और तुम क्या कभी ये सोचती हो? यानी शर्मिला बेबी से पूछ रही है उस वक्त तुम क्या हैरान नहीं हो जाती हो जब कोई तुमको कहता है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, और तुम क्या कभी ये सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन, लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? यानी शर्मिला आगे लिखती है जब कोई तुमको मतलब ये कहता है कि बेबी तुम बहुत अच्छा लिखती हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगता हो, तुम्हें हैरानी नहीं होती कि तुम्हारा इतने कष्ट में बीता हुआ तुम्हारा जो पिछला जीवन था, इस जीवन के बारे में तो तुम सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा भी जीवन आएगा, और लिखना शुरू करने के बाद में कितना सुंदर हो गया है। मैंने अब ये जीवन जब तुम लिखना शुरू कर रही हो तो कितना सुंदर हो गया है। मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना
सजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अब बेबी आगे कह रही है कि ये बात मुझे बहुत मज़ेदार लगी कि शर्मिला दीदी ने मेरे सजने के बारे में पूछा। बेबी को सजना संवरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने कितनी ही लड़की और बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। मतलब बेबी कह रही है कि मुझे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। शर्मिला दीदी ने ये बात जोरदार कही है। कई लोग क्या होती हैं, कई महिलाएं होती हैं सजने की कहीं जाने की बात पे सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना यानी जो कांच शीशा जो होता है, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती है। साड़ी पहनती है तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती है, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। हमारे यहाँ जो पढ़ने वाली छात्राएं वो भी जब नई ड्रेसअप पहनती है, नई ड्रेस पहनती है तो पूछती है ना अपनी सहेलियों से कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर सहेली ने उनकी मन की बात नहीं कही तो कहती है ए ठहरो, कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती है, पहनती है। कोई अपनी स्वामी से पूछती है क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। यहाँ बेबी शर्मिला के सजने संवरने की बात को लेकर के बता रही है कि मुझे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई महिलाएं, कई लड़कियां ऐसी होती है जो जरा सी कहीं बाहर जाने की बात पर सजने संवरने के सारे सामान को लेकर के बैठ जाती है और सजने संवारने लगती है। और साथ ही मतलब जब वो कोई साड़ी पहनती है या कोई ड्रेस पहनती है तो अपनी सहेली से पूछती है कैसी लग रही है, और जरा ही सहेली ने कह दिया नहीं अच्छी नहीं है तो 10 बार पहनती है, 10 बार खोलती है। और कई महिलाएं ऐसी होती है जो अपने स्वामी या अपने पति से पूछती है क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। तो बच्चों, आज हमने यहाँ बेबी हवलदार के द्वारा लिखा गया आलो आंधारी इसको पढ़ा। आगे का जो भाग है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।